So in this video I will discuss important properties of eigenvectors of a matrix. ओके सो मैंने बताया था कि A अगर मैट्रिक्स है n बाई n का मैट्रिक्स, nth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो उसकी हमें n आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी. A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n का, सो उसकी हमें n आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी. एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू डैट वी शुड हैव कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे? मिनिमम n आइगन वेक्टर्स तो मिलेंगे, क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा. सो मिनिमम n आइगन वेक्टर्स तो होंगे एंड मैक्सिमम इन्फिनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो लाइक आइगन वैल्यूज़ n आइगन वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट आइगन वेक्टर्स हैं वी कैन हैव इन्फिनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स. ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी. क्यों? क्योंकि अगर x एक आइगन वेक्टर है a का, तो kx भी एक आइगन वेक्टर होता है a का. ठीक है, तो ये सारे डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे. सो इन्फिनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं. मैंने पहले भी एक बारी जो एग्जांपल्स करे थे उसमें भी हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स आए थे. ओके, सो एक और चीज़ कि ये जो n आइगन वैल्यूज़ होती हैं ये इक्वल भी हो सकती हैं, लाइक सेम भी हो सकती हैं, और डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं. ठीक है, इक्वल होंगी तो उसे हम डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, डिस्टिंक्ट होंगी तो उसे हम नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू कहते हैं. ओके, सो ये चीज़ पता होनी चाहिए. एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़ वी हैव डीजेनरेट आइगन वेक्टर्स, उसको हम डीजेनरेट आइगन वेक्टर्स कहते हैं. एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉन डीजेनरेट उसे नॉन डीजेनरेट आइगन वेक्टर कहते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, द आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज़ नॉट यूनिक. क्योंकि अगर A मैट्रिक्स है उसका आइगन वेक्टर एक x है, मतलब Ax इज इक्वल टू लैम्डा x, सो x एक आइगन वेक्टर है A का, तो kx भी एक आइगन वेक्टर होगा A का. k टाइम्स k कैन बी एनी स्केलर नंबर दैट इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स. सो अगर A का एक आइगन वेक्टर एज्यूम कर लूँ, A का एक आइगन वेक्टर मैंने 1 2 3 एज्यूम कर लिया, x है, A का एक आइगन वेक्टर है x, सो 2 टाइम्स x जो है 2 4 6, सो ये भी एक आइगन वेक्टर होगा A का. ओके, ऐसे ही माइनस ऑफ x -1 टाइम्स कर दिया, सो -1 -2 -3, सो ये भी एक आइगन वेक्टर है A का. ठीक है, सो कोई यूनिक आइगन वेक्टर नहीं होता, कोई भी आइगन वेक्टर्स हो सकता है, इसलिए इन्फिनाइटली मैनी आइगन वेक्टर्स होते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के. इसमें हम कॉम्प्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं k की जगह, क्योंकि k कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स. द नेक्स्ट थिंग इज द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बोला है. डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मतलब नॉन डीजेनरेट है, मतलब आइगन वैल्यूज सारी अलग अलग हैं. जैसे उस केस में A की आइगन वैल्यू आई थी 1 2 3, सो ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं. एंड अनदर थिंग इज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स. हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है? A डैगर इक्वल टू A होता है, एंड यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है? A डैगर इक्वल टू A इनवर्स होता है. यहाँ पे A इंटू A डैगर, A डैगर इंटू A डैगर इंटू A I के इक्वल हो जाता है. सो वहाँ से कंपेयर करके हमारे पास A डैगर इक्वल टू A इनवर्स आ जाता है. ठीक है, सो यूनिटरी मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ मिल रही हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो दैट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि 2 आइगन वेक्टर्स x1 एंड x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इफ़ देयर इनर प्रोडक्ट, इसे कहते हैं हम इनर प्रोडक्ट. x1 डैगर कर दिया और x2, क्योंकि x1 एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, सो उसका अगर डैगर कर देंगे तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगा. सो रो मैट्रिक्स इंटू x2 कर दिया, सो वो हमें अगर 0 मिल जाएगा. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 का डैगर पहले कर दिया देन x1 कर दिया. तो अगर ये 0 आ रहा होता है तो इन दो आइगन वेक्टर्स को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि A के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 3 आइगन वैल्यूज़ मिली है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर x1 x2 x3 है. और ये एक हर्मिशियन या फिर एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, एंड ये आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट है, और ये एक हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स है. देन दीज आइगन वेक्टर्स विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दैट इज x1 डैगर इंटू x2 ये 0 के इक्वल होगा, ऐसे ही x2 डैगर इंटू x3 ये भी 0 होगा, ऐसे ही x3 डैगर और x1 ये भी 0 होगा.
ठीक है, इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, तो वो सब क्वांटिटीज जीरो होंगी. डैट मीन्स दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंसीडर अ n by n matrix A having rows and columns which are scalar multiple of a particular row and column respectively. ठीक है, जो सारे रोज एंड कॉलम है वो एक स्केलर मल्टीपल है एक पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के. देन द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी, सो सारी आइगन वैल्यूज इसकी जीरो हो जाएंगी, बस एक आइगन वैल्यू रहेगी, वो होगी ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आता है. इस बारी भी आया था जून 2019 में, यहीं से ही क्वेश्चन आया था. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन था. सो इसका मतलब यही है कि अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसके सारे हैविंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, उसके जो सारे रोज एंड कॉलम्स हैं वो स्केलर मल्टीपल है किसी एक पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के. ठीक है, सारे रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए. ऑल रोज एंड कॉलम्स शुड बी अ स्केलर मल्टीपल एक किसी रो एंड कॉलम के. देन द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी ट्रेस ऑफ ए 0 0 0. और हमने देखा था कि अगर ये ऑल रोज एंड कॉलम्स किसी एक के स्केलर मल्टीपल होते हैं, सो हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से अगर स्केलर मल्टीपल हो जाता है सो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है. और डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो जब हमें पता है कि आइगन वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. जब भी यहाँ पे सारी आइगन वैल्यूज ज़ीरो हैं, बस एक आइगन वैल्यू है जो इक्वल होगी ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ ये वाला 1 1 1 1 1 1. सो दिस इज़ स्केलर मल्टीपल. अगर ये R1 ले लूँ, ये रो R1 है, सो ये R2 जो है वो 1 टाइम्स R1 है एंड R3 भी 1 टाइम्स R1 है. ठीक है, एक पर्टिकुलर रो के स्केलर मल्टीपल पे है. ऐसी कॉलम का भी देख सकता हूँ. सो किसी भी एक का चेक कर लो, या तो रो का या कॉलम का. ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा. तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? फर्स्ट आइगन वैल्यू वुड बी, एक आइगन वैल्यू रहेगी ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट इज़ 3. यहाँ पे 3 है, 1 + 1 + 1 एंड बाकी ज़ीरो हो जाएंगी. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 3 3 3 3 3 3. सो ये भी यहाँ पे भी पता चल रहा है कि ये अगर R1 है सो R2 है 1 टाइम्स R1 एंड R3 भी सॉरी हाँ या 1 टाइम्स R1 एंड R3 भी 1 टाइम्स R1 ही. इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ट्रेस ऑफ, सो ट्रेस है 3 + 3 + 3 9, 0 0. सो ये 3 आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी. नाउ अगर यहाँ पे एज्यूम करो कि यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 2 हो जाता, मैंने इस मैट्रिक्स को चेंज कर दिया. सो 1 1 1 2 2 2 3 3 3. सो R1 R2 यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स R1 एंड R3 हो जाएगा 3 टाइम्स R2. ठीक है, अभी भी ये एक पर्टिकुलर जो ये रो ले रहा हूँ, सो इसके स्केलर मल्टीपल में ही है ये सारी रोज. ठीक है, सो यहाँ पे भी जो यही प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये स्केलर मल्टीपल पे है, सो इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी ट्रेस ऑफ दिस. सो ट्रेस क्या, 1 2 और 3 प्लस करेंगे तो 6 एंड बाकी आइगन वैल्यूज 0. ओके, सो अब ये देख, सो 1 2 3 2 4 6. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये अगर R1 है सो ये ट्वाइस है इसका. ठीक है, ट्वाइस कर देंगे. और R3 जो है 3 टाइम्स ऑफ R1 है. ठीक है, इसका थ्राइस कर रखा है. सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, वही प्रॉपर्टी लगा देंगे. सो इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी ट्रेस इज 9 + 4 + 1 14 और बाकी आइगन वैल्यू 0 0. सो दिस, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इससे काफ़ी ईजी हो जाता है ये सोल्व करना. अगर वैसे सोल्व करोगे वैसे भी सेम ही आंसर आएगा, बट इससे कितना ईजी हो जाता है ये देखो. दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस केम इन JEST 2012 फॉर अ n by n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस. ठीक है, एक n by n मैट्रिक्स है, n by n मैट्रिक्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस. सो सारे 1 है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के वो 1 के इक्वल हैं. ओके, सो पूछा है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसी होंगी. सो इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसी होंगी? ठीक है, सो ये सारे 1 के इक्वल हैं. सो मतलब मैंने अभी बताया था स्केलर मल्टीपल हैं किसी रो के. अगर ये R1 रो है सो ये भी 1 टाइम्स R1 हो जाएगा, ये भी 1 टाइम्स R1, तो सारी 1 टाइम्स R1 हो जाएंगी. सो मतलब दीज आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ, ऑल रोज आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, सो इसमें आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? ऑल आइगन वैल्यूज़ विल बी 0, ऑल आइगन वैल्यूज़ विल बी 0, बट एक जो आइगन वैल्यू है वो रहेगी ट्रेस ऑफ A. ठीक है, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स.
सो यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगी 1 + 1 + 1 + n टाइम्स तक, n बाय n का मैट्रिक्स है, सो टोटल 1 कितने हो जाएंगे n, सो 1 + 1 + n तक करेंगे सो n टाइम्स हो जाएगा, सो n, 0, 0, 0। तो इसमें n तो एक टाइम होगा और 0 हो जाएंगी, n - 1 टाइम्स 0 होंगी, सो टोटल n आइगन वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि एक n बाय n का मैट्रिक्स है, सो हमें n आइगन वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, सो एक आइगन वैल्यू n होगी एंड बाकी आइगन वैल्यूज़ n - 1 आइगन वैल्यूज़ 0 होंगी। सो ये बस पूछा था इसमें, सो इसमें ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज D, 1 आइगन वैल्यू n रहेगी, अदर्स विल बी 0। सो यही करना था। सो वो प्रॉपर्टी अगर आप याद रख लोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन करना। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन CSIR जून 2011, कंसीडर m इज इक्वल टू, सो यहाँ पे भी स्केलर मल्टीपल है, आपको दिख रहा है कि अगर ये R1 है सो 1 टाइम्स R1 हो गया, 1 टाइम्स R1 ये भी है। सो आइगन वैल्यू ऑफ दिस वुड बी, फर्स्ट आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ले एंड बाकी आइगन वैल्यू 0, ट्रेस 0, 3, 0, 0, सो दी ये आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी, एक आइगन वैल्यू ट्रेस हो जाएगी। देन एक्सपोनेंशियल ऑफ m सिंप्लीफाइज एज, नाउ हमें एक्सपोनेंशियल निकालना है इस मैट्रिक्स का, एंड मैंने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बताया था कि e⁻x होता है सिग्मा n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी x⁻n बाय n फैक्टोरियल। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का निकालना हो सो बस यही कर देते हैं, n गोज़ फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी m⁻n बाय n फैक्टोरियल। सो ये हो क्या जाएगा, सिंप्लीफाई कैसे होगा, पहला i हो जाएगा प्लस सेकेंड हो जाएगा m/1 फैक्टोरियल प्लस m² / 2 फैक्टोरियल प्लस डैश। यहाँ पे m दे रखा है 1 1 1 1, सो हम पहले m हमें पता है, सो m² निकाल लेंगे। देन यहाँ पे मैं m³ भी देख लेता हूँ, सो ये टर्म भी देख लेंगे। सो m² कैलकुलेट करते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सो यहाँ से भी पता चल रहा है कि m² होगा कैसा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 + 1 + 1 3, सो सारी टर्म्स यहाँ पे 3 3 3 आती रहेंगी, मतलब ये 3 टाइम्स m हो गया। सो m² जो है वो 3 टाइम्स m हो रहा है। ऐसे ही जब m³ करेंगे सो वो 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स m हो जाएगा, मतलब 3² टाइम्स m। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये यूज़ करके सोल्व कर लेंगे इसे। सो ये हो जाएगा i + m/1 फैक्टोरियल प्लस 3m/2 फैक्टोरियल प्लस 3² m/3 फैक्टोरियल प्लस डैश। देन i + m कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 + 3/2 फैक्टोरियल प्लस 3² / 3 फैक्टोरियल। देन i + m/ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 माइनस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड डिवाइड कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा 3² / 2 फैक्टोरियल 3³ / 3 फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल। सो ये क्या है, 1 ये जो अंदर आ गया 3 + 3² / 2 फैक्टोरियल प्लस 3³ / 3 फैक्टोरियल। सो e⁻3 तो ये सारा टर्म्स हमें पता चल गई, बस 1 नहीं है यहाँ पे, सो e⁻3 - 1 हो जाएगा ये बाकी टर्म्स। ठीक है, सो ये e⁻3 - 1 है, सो i + m/3 e⁻3 - 1। ठीक है, सो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ m आ गया हमारे पास। सो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। द एक्सपोनेंशियल ऑफ m सिंप्लीफाइज एज e⁻m इज i + m/3 e⁻3 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स A are the product of its rows and columns indices aij would be I into j. The eigenvalues of A are, so ये क्वेश्चन अभी मैंने सोल्व किया था, ये आया था अभी जून 2019 में। सो मैंने इस मेथड से सोल्व किया था, बट अब हमें प्रॉपर्टी पता चल गई है तो हम इसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे aij दे रखा है I into j के इक्वल है, वेयर ij 1 2 3 है। ठीक है, सो ये a11 होता है तो ये a11 हो गया, क्योंकि इंडिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। ये a12 होता है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, पता चल गया ना ये कैसे हुआ, ये a11 है, ये a12 है, ये a13 है। सो इंडिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। aij इज I into j दे रखा है। ऐसे ये a21 होता है, ये a22 होता है, ये a23, ये a31, a32, a33। सो ये 9 हो गया। ठीक है, सो ये सारा मैट्रिक्स हमारे बस बन गया। वंस हमें ये मैट्रिक्स पता चल गया, उसके बाद क्या करना है, दिस इज
रो R1 है, सो ये 2 टाइम्स R1 है, दिख रहा है हमें कि ये ट्वाइस हो रहा है, एंड ये 3 टाइम्स R1 है। सो बस वही करेंगे कि इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, सिंस ये स्केलर मल्टीपल है एक पर्टिकुलर रो के, ऑल इट्स रोज आर स्केलर मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रो, से इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, सारी आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगी, और 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज ही होंगी। सो 3 आइगन वैल्यूज होंगी तो 2 0 हो जाएंगी और एक हो जाएगी ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो ट्रेस है 14, 1 + 4 + 9, सो ये आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। सो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इफ़ λ1, λ2, λ3 डैश डैश λn बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, डैट इज नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज कहते हैं इसे, ऑफ अ n by n मैट्रिक्स, देन द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स x1, x2, x3 डैश डैश xn फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो ये सारे वेक्टर्स जो हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, जैसे ए के कोरस्पॉन्डिंग हमें 1, 2, 3 लास्ट केस में मिली थी, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें आइगन वेक्टर्स मिलेंगे ऑफ n by n, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें आइगन वेक्टर्स मिले थे x1, x2, x3, सो दे विल फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट या फिर बेसिस इन दैट स्पेस। सो इसका मीनिंग क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि वो कि देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दैम। ओके, वी कांट राइट एनी वेक्टर, जैसे वी कांट राइट x1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, ऐसे वी कांट राइट दिस वे, ठीक है, ये ऐसे हम नहीं लिख पाएंगे। सो इसलिए इसे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं कि देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन दैम एंड दे विल नॉट फॉर्म अ बेसिस इन दैट स्पेस। ओके, सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट मैं अलग से समझा दूंगा कि होता क्या। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, सो अभी के लिए बस यही समझ लो कि इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, दे विल फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मतलब दे कांट बी रिलेटेड। ओके, there is no function between them or there is no relation between them and they can't be written in terms of each other. And next thing is eigenvectors corresponding to degenerate eigenvalues. Degenerate मतलब equal eigenvalues हैं, जैसे a की eigenvalue होगी 1, 1, 2, मैं ये assume कर रहा हूँ किसी भी एक मैट्रिक्स की। सो ये जो दो आइगन वैल्यू हैं 1, 1, ये डीजेनरेट आइगन वैल्यू कहते हैं इसे, क्योंकि ये इक्वल है, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं उसे हम डीजेनरेट आइगन वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू डीजेनरेट आइगन वैल्यूज, इक्वल आइगन वैल्यूज, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं दे मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वल आइगन वैल्यूज, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैट्रिक्स से। सो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स कैसा है, ए मैट्रिक्स कैसा है। पहले डीजेनरेट आइगन वैल्यूज देख लेते हैं, होती क्या। अ आइगन वैल्यू विच अपीयर्स मोर देन वंस फॉर द सेम मैट्रिक्स से। ठीक है, वही बताया था, अ आइगन वैल्यू विच अपीयर्स मोर देन वंस फॉर द सेम मैट्रिक्स से, एंड द नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स उसे हम डीजेनरेसी कहते हैं, डीजेनरेसी ऑफ दैट आइगन वैल्यू, एंड उसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। जैसे a की आइगन वैल्यू मैंने यहाँ पे एज्यूम करी है 2, 2, 3, सो इसकी जो 2 आइगन वैल्यू है वो डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। ठीक है, जो आइगन वैल्यू 2 है वो डीजेनरेट है, एंड उसकी डीजेनरेसी है g इज इक्वल टू 2, और 3 एक नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू है एंड उसकी डीजेनरेसी है 1। ऐसे ही जब 1, 1, 2 लिया था मैंने, सो यहाँ पे ये हो जाएगी डीजेनरेट आइगन वैल्यू, डी विद डीजेनरेसी 1 जो होगी वो डीजेनरेट आइगन वैल्यू होगी विद डीजेनरेसी 2, एंड ये 2 जो है यहाँ पे वो नॉन डीजेनरेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, इफ x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a, ये पहले भी बताया था कि इफ x इज आइगन वेक्टर ऑफ a देन kx इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ a कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू। ओके, ये याद रखना है, कोरस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू होगा। जैसे इसको मैं प्रूव भी कर सकते हैं हम, इफ a मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर x है देन kx इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ a। ओके, सो इसको प्रूव कैसे करेंगे, अगर a का एक आइगन वेक्टर x है मतलब ax इज इक्वल टू लैम्डा x है, सो हम क्या करेंगे इसमें k टाइम्स x का आइगन वेक्टर हमें निकालना है। a को ऑपरेट करूंगा kx पे, सो क्या हो जाएगा, k को तो हम बाहर लिख सकते हैं, इट इज़ अ स्केलर, सो ax हो जाएगा, एंड ax हमें पता है ax इज लैम्डा x है। ठीक है, सो लैम्डा टाइम्स kx। ठीक है, लैम्डा मैंने बाहर ले लिया और kx अंदर ले गया, सो ये इक्वेशन बन गई a ऑपरेटिंग ऑन kx विल गिव लैम्डा टाइम्स kx। ठीक है, सेम आइगन वैल्यू है,
यहाँ पे भी सेम आइगन वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम आइगन वैल्यू है, एंड आइगन वेक्टर यहाँ पे के एक्स हो गया, ठीक है। सो इफ एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए देन के एक्स जो है वो भी एक आइगन वेक्टर है ए का, कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू, उसी सेम आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा। के कैन बी एनी नॉन जीरो स्केलर नंबर, नॉन जीरो होना चाहिए, एंड स्केलर नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, किसी भी एक आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग देयर कैन नॉट बी डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। एक आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग आइगन वैल्यूज नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे एज्यूम करो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 1 एक्स है, ठीक है। सो अगर ए को दोबारा एक्स पे ऑपरेट करूँगा तो हमें कोई लैम्डा 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता, अगर ये पॉसिबल है, दैट मीन्स लैम्डा 1 x1 वुड बी इक्वल टू लैम्डा 2 x2, दैट मीन्स लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 x वुड बी इक्वल टू 0, और x अगर 0 नहीं है सो लैम्डा 1 वुड बी इक्वल टू लैम्डा 2, मतलब ये दोनों आइगन वैल्यू सेम ही हैं, ठीक है। सो एक आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ए एक्स वुड गिव अ सिंगल आइगन वैल्यू, बट इसका जो अपोजिट है कन्वर्स, फॉर डिफरेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए देयर कैन बी अ सिंगल आइगन वैल्यू, ओके। सो ये याद रखना है कि डिफरेंट आइगन वेक्टर्स अगर लेंगे सो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें सेम आइगन वैल्यू मिल सकती है। जैसे कि ए एक्स पे ऑपरेट कर रहा है, डिफरेंट आइगन वेक्टर ले रहा हूँ, सो ए एक्स 1 ले लिया, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लैम्डा 1 मिला x1, एंड अगर हम मैं x2 पे ऑपरेट करूँगा तो हो सकता है कि ये लैम्डा 1 सेम आ जाए। सो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दीज आर इक्वल आइगन वैल्यूज, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू different eigenvectors. So for different eigenvectors of A there can be a single eigenvalue, that is different eigenvectors of A can have same eigenvalue, ठीक है, same eigenvalue हो सकती है, ये possible है। एंड इस आइगन वैल्यूज़ को हम कहते हैं डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़, जो मैंने यहाँ पे बताया था। इन्हीं आइगन वैल्यूज़ को हम कहते हैं डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट्स होते हैं ये x1 x2 इसे हम कहते हैं डीजेनरेट स्टेट और आइगन वेक्टर, डीजेनरेट स्टेट या फिर डीजेनरेट आइगन वेक्टर ऐसे। नाउ अर्लियर ऑल्सो वी हैव यूज्ड नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन आइगन वेक्टर की मैंने की थी लास्ट टाइम भी, एंड उसकी मैंने डायरेक्ट कंडीशन बता दी थी कि नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, दैट इज एक्स डैगर इंटू एक्स इज 1, ठीक है। सो ये आई कहाँ से, सो इसका मीनिंग क्या है, सो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉर्मलाइज्ड टू 1, ओके। सो जिसका मैग्नीट्यूड हम 1 के इक्वल कर देते हैं, सो उसे हम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कहते हैं। जैसे हम रियल स्पेस में कर देते हैं, जहाँ पे हम ए वेक्टर जैसे ले लिया हमने, एंड अगर रियल, दिस इज़ ओनली फॉर रियल वेक्टर्स, ठीक है। सो उसका नॉर्मलाइज्ड कैसे निकाल देते हैं, ए कैप, दैट इज़ ए वेक्टर बाय उसकी लेंथ से हम डिवाइड कर देते थे उसको, है ना, यही करते थे, ए वेक्टर बाय, एंड ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए डॉटेड विद ए होता है ए स्क्वेयर, सो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, सो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए डॉटेड विद ए, और इसको हम डॉट कर दे, डिवाइड कर देते हैं ए डॉटेड विद ए, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सो रियल स्पेस में तो ऐसे करते थे, नॉर्मल वेक्टर ऐसे निकाल देते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, हमारा जो आइगन वेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स होगा सो उस केस में क्या होगा, उसका अगर हमें नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को, ए नॉर्मलाइज जो हम निकाल रहे हैं उसको हम, ए वेक्टर को हम उसे डिवाइड कर देंगे उसके लेंथ ऑफ, तो लेंथ यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं लेंथ इसके नॉर्म से, इसे हम कहते हैं नॉर्म, ए का मैग्नीट्यूड, डैट इज इक्वल टू ए डैगर इंटू ए। अगर ये हम करेंगे डैगर इंटू ए, सो ये कॉम्प्लेक्स एंड रियल दोनों के लिए वैलिड है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, इसे नॉर्म कहते हैं, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर ये रियल होगा तो ये सेम इसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉटेड विद ए जो हो रहा है, सो वो सेम ही रहेगा, ए डॉटेड विद ए के इक्वल अगर रियल है। कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लेक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमें नॉर्म लेंथ मिल जाएगी। सो ये ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से हम निकालते हैं, अब ये हो जाएगा ए डैगर इंटू ए, सो इसके नॉर्म से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्म। सो ये नॉर्मलाइज्ड हो गया, ए नॉर्मलाइज्ड, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 हो जाएगा ए नॉर्म का। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉर्मलाइज्ड टू 1। ऐसे हम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालते हैं, एंड उसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यही है
कि ए डैगर इंटू ए शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। एंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर जो है वो आएगा ए नॉर्मलाइज जो है वो हो जाएगा ए बाय ए डैगर अंडर रूट ए डैगर इंटू ए। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, एंड इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 के इक्वल। सो दिस इज नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स मैंने बता दिया। सो कभी कभी क्या कहते हैं कि ऑर्थो नॉर्मेलिटी कह देते हैं, ऑर्थो नॉर्मेलिटी हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ करते हैं ये ऑर्थो नॉर्मेलिटी। सो ऑर्थो नॉर्मेलिटी में क्या होता है कि कोई दो आइगन वेक्टर हमने ले लिए x1 x2, सो वो ऑर्थो नॉर्मल हैं, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं ऑर्थो नॉर्मल है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, एक तो वो नॉर्मलाइज्ड है, मतलब x1 का डैगर इंटू x1 दैट इज इक्वल टू 1, और x1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। ऐसे ही x2 डैगर इंटू x2 1 है और x2 का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। ये तो होगी नॉर्मलाइज्ड, एंड ये ऑर्थोगोनल भी होंगे, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मल यही दोनों को मिला के बना है कि वो नॉर्मलाइज्ड भी है प्लस ऑर्थोगोनल भी है। और ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, x1 डैगर इंटू x2 दैट इज इक्वल टू 0 और x2 डैगर x1 0, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही अगर ये ओबे करेगा तो ये भी ओबे करेगा। सो ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल है दोनों।